नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। और इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ है 1929 में हुआ था, और संशोधित और संस्कृति जो प्रकाशन हुआ था वो 1940 में हुआ था। तो प्रथम संस्करण का जो वक्तव्य है उसको हम पढ़ते हैं। हिंदी कवियों का एक वर्त संग्रह ठाकुर शिव श्री सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1886 में 1889 है, 86 नहीं है, 1889 में डॉक्टर और अब सर ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन हिंदुस्तान नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वर्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में, कितनी रिपोर्टों में, 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। यानी 11 साल में उन्होंने अनेक ग्रंथों का मिस्र बंधुओं ने पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का प्रयोग करके मिस्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि, श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र जो थे, ये तीनों भाई थे, ने अपना एक बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह मिस्र बिंदु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। 3 भागों में कब प्रकाशित किया? 1913 में। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव हुआ। आगे चलते हैं। इसमें शिक्षित जनता की जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए, जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न धाराएं फूटती रही, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए गए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन करना कठिन दिखाई पड़ता है। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबुद्ध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपयुक्त वर्तमानलाई साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बाहर देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वर्त संग्रह को इतिहास से नहीं बना सकती। यानी ये जो बात उन्होंने शुक्ल जी ने कही है, ये मिस्र बंधुओं जो विनोद है उसके बारे में कही है। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया है। हिंदी शब्द सागत समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना विस्तृत किया गया है। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। यानी एक समय विशेष को उन्होंने ध्यान में रखा, और इतिहास को, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 1929 वाला, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उन्होंने तैयार किया। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो इस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी। जहाँ तक उसका आवश्यक उपादान सामने रख कर यह कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पत्ती का अनुकरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए, पहले काल विभाग को अपने लेते हैं। इसमें जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना को प्रचुरता से अभिप्राय है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। जैसे यदि थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है, इसको सही कर देते हैं एक बार।
इसके बाद में आपका ये आता है 3 नंबर पेज, 2 नंबर पेज अपना यहाँ समाप्त हुआ है। और इसके भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती है, चाहे और दूसरे ढंग की प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाए। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। यानी प्रसिद्धि क्या है? किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया। सारांश यह है कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का नाम जो मैंने है वो वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा। यानी देश भाषा का मतलब होता है जो बोलचाल की भाषा हो, सामान्य विशेष की भाषा हो। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो में जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है जो साहित्य कोटि में नहीं आती। यानी जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उन्होंने साहित्य कोटि में शुक्ल जी ने नहीं माना, और जिसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है, यानी अपभ्रंश भाषा है वो कब से प्रचलन में है। साहित्य कोटि मानने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दौड़े हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य पुस्तकें केवल 4 है। शुक्ल जी ने साहित्य अपने जो इतिहास वर्गीकरण किया है उसमें साहित्य की पुस्तकें 4 मानी हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो इसमें अपने इसको 4 पुस्तकों को अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं, वैसे याद नहीं रहेगी। विजय हमीर की कीर्ति की पताका, इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें, इसमें देखो कुमार रासो है, बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र प्रकाश है, जयमेंग जस चंद्रिका है, प्रमाल रासो यानी आला था उसका मूल रूप प्रमाल रासो, खुसरों की पहेलियाँ हैं और विद्यापति पदावली है। ये जो ये पुस्तकें मानी गई है 8 पुस्तकें, 8 और 4 12 पुस्तकें शुक्ल जी ने अपने इतिहास में दी है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विसलदेव रासो छोड़कर शेष सब वीर गाथात्मक हैं। अब इसमें देखिए कि अंतिम दो का उन्होंने माना खुसरों की पहेलियाँ और जो पदावली है वो और विसलदेव, ये 3 पुस्तकों को छोड़कर और सब क्या है वीर ग्रंथ शुक्ल जी ने माने हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका समय का निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। अब इसमें आगे क्या बताया गया कि मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी ही पुस्तकों की ओर, यानी ये जो पुस्तकें तो वो तो है, इसके अलावा ये उन्होंने पुस्तकें मानी है। भगवद गीता, उर्द, नवकार, वर्तमान संवत्सार, पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, US माला यानी उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से 1 नंबर का मतलब भगवद गीता पीछे की रचना है। ते ही दिन कथा की निमन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरो गुरु गोविंद के पाऊ, अगम अपार जाकर नाऊ। जो वीरस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वितीय देखकर प्राकृत भाषा और कहीं चुपाई देखकर ही अवधि और बेसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट यानी थोट या विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों वे यदि उद्धृत पदों को समझ 1000 से के क्या समझ 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की समझ सूचक पंक्ति का अगर पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब इसमें अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें नंबर 2 और 7 और 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है, साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची है जो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के जीवनान का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रेवतक यानी रेवंत नाम पर्वत है उसका वर्णन है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्य की भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो साथियों, आज हमने इसका जो वाचन किया है पहले भाग का, और इतना ही वाचन करेंगे और जो शेष है वो कल से इसको शुरू करेंगे। धन्यवाद।